नोट्स पार्ट 2, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है साइज रिडक्शन। और ये सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाए जाएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। और हाँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आगे भी बनाती रहूं। सो स्टार्ट करते हैं। साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन मीन्स होता है सॉलिड्स आर कट और ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेज, यानी किसी सॉलिड को हम कट करें या तोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये रिड्यूस द साइज ऑफ सॉलिड्स किसके थ्रू करते हैं, हम किस तरह करते हैं? 4 टेक्निक्स अपनाते हैं। पहली है कंप्रेशन, दूसरी है इंपैक्ट, थर्ड है एट्रेशन और रबिंग, फोर्थ है कटिंग। अगर मैं इसको जनरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो कंप्रेशन में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप कंप्रेस करें किसी चीज को। कंप्रेस कैसे कर सकते हैं? मान लिया आपका ये हमने लिए दांत या जबड़े जिससे आप खाते हैं, तो आप क्या करते हैं, काजू बादाम मुंह में डाला और दांत से दबाते हैं। जब दांत से दबाते हैं तो वो कौन सी टेक्निक हो रही है? कंप्रेशन ही तो हो रही है। तो आपका ये जो जबड़ा है, इसीलिए जो कंप्रेशन इक्विपमेंट भी है उसका नाम भी जॉ क्रशर है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कंप्रेशन कैसे करना है। कंप्रेशन मतलब उसको कंप्रेस करके दबा के तोड़ना को हम कंप्रेशन कह रहे हैं। इंपैक्ट जैसे हम हथौड़े से चोट मार के उसको तोड़े तो वो इंपैक्ट हो गया। एट्रेशन और रबिंग का कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे लकड़ी के दरवाजे जो आपके घर में लगने वाले होते हैं उनको चीजल करके काटा जाता है, फिर उसके बाद में उसमें किनारे किनारे अगर लकड़ी के कोने निकले रह गए हैं जो चोट पहुंचाते हैं तो उसको रेगमाल से घिसते हैं ना, ताकि वो स्मूथ सरफेस मिल जाए। तो रेगमाल से जो घिस रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? रबिंग ही तो कर रहे हैं। रबिंग करने से क्या जो उभरे हुए पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। तो एट्रेशन और रबिंग इस तरह से हो गया। चौथा जो है आपका कटिंग, जैसे कि घर में आप फ्रूट सैलेड वगैरह कट करते हो तो वो आप चाकू यूज करते हो, कपड़ा कट करने के लिए आप कैंची यूज करते हो। तो ये चीजें 4 तरीकों से हम किसी सॉलिड का साइज रिडक्शन करते हैं। अब इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्रशिंग इफिशियंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी सॉलिड को क्रश करने के लिए जो उसकी इफिशियंसी होती है वो क्या होती है? सरफेस एनर्जी क्रिएटेड बाय क्रशिंग अपॉन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड, यानी सरफेस एनर्जी जितनी क्रिएट हो रही है क्रशिंग करने के बाय क्रशिंग, जैसे हम क्रशिंग कर रहे हैं या क्रशिंग के थ्रू, वो अपॉन एनर्जी जो वो सॉलिड एब्जॉर्ब कर रहा है, उस एनर्जी को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है वो हमारा क्रशिंग इफिशियंसी होगा। इसको हम ईटा से डिनोट करेंगे और क्रशिंग के लिए ये ईटा जो है ये आपकी इफिशियंसी है और क्रशिंग के लिए हम ये सफिक्स में सी लगा देंगे। तो क्रशिंग इफिशियंसी ईटा सी क्या हो जाएगी? इक्वल टू ES इंटू AB माइनस AA अपॉन WN, वेयर इफिशियंसी के लिए देखिए मैंने अभी बताया कि ईटा सी क्या है, आपकी क्रशिंग इफिशियंसी है। WN क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल, यानी जो सॉलिड आपने डाला है उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, उसकी यूनिट क्या है? जूल पर केजी। ES क्या है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, जिसकी यूनिट क्या है? जूल पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है और एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो जूल पर मीटर स्क्वायर। AB क्या है? एरिया ऑफ द प्रोडक्ट है, जिसको हमने यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। और AA क्या है? एरिया ऑफ द फीड है, इसकी भी यूनिट मीटर स्क्वायर होगी। अब इफिशियंसी में हमने क्रशिंग इफिशियंसी की बात करी तो मैकेनिकल इफिशियंसी भी तो देखनी पड़ेगी। तो मैकेनिकल इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनर्जी इनपुट, यानी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई एंड हमने जितनी एनर्जी दी उसको, तो हम उसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में? ईटा m से डिनोट करेंगे। m मतलब मैकेनिकल इफिशियंसी और ईटा इफिशियंसी डिनोट कर रहा है, m मैकेनिकल को डिनोट कर रहा है। तो ये टोटल मिला के क्या हो गया? मैकेनिकल इफिशियंसी ईटा m इक्वल्स टू WN अपॉन W, वेयर ईटा m क्या है? मैकेनिकल इफिशियंसी है और W क्या है? एनर्जी इनपुट टू द मशीन एंड WN क्या है? आपका एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड। तो अब हम लोग के पास में क्रशिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला भी है और मैकेनिकल इफिशियंसी का भी फॉर्मूला है, तो दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे? एनर्जी इनपुट टू द मशीन निकालेंगे। कैसे निकलेगा? W इक्वल्स टू WN अपॉन इफिशियंसी M, ये किसको डिनोट करेगा? मैकेनिकल इफिशियंसी को। अब इसको फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ES इंटू AB माइनस AA अपॉन मैकेनिकल इफिशियंसी इंटू क्रशिंग इफिशियंसी। अब जिस मशीन के थ्रू हम इसको तोड़ रहे हैं तो उस मशीन को कुछ पावर तो देनी पड़ेगी, तो उसको कितनी पावर की जरूरत है उसका फॉर्मूला का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पावर रिक्वायर्ड कैसे होगी मशीन के थ्रू? P इक्वल्स टू W इंटू M डॉट। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम W का वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू M डॉट इंटू ES इंटू AB माइनस AA अपॉन मैकेनिकल इफिशियंसी इंटू क्रशिंग इफिशियंसी। ये जो M डॉट है यहाँ पे ये आपका क्या है? फीड रेट ऑफ द सॉलिड, यानी जितना मशीन में आप सॉलिड तोड़ने के लिए डाल रहे हैं उसका फीड रेट है। अब साइज रिडक्शन में कुछ लॉज लगते हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपका रिटिंजर्स लॉ, और ये क्या कहता है? वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग ऑपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द न्यू सरफेस क्रिएटेड। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? W इक्वल्स टू P अपॉन M डॉट इक्वल्स टू KR। ये जो KR है ये आपका रिटिंजर्स कांस्टेंट है
इंटू में 1/ds b बार माइनस 1/ds a बार। ये जो हम बार लगाते हैं किसके लिए लगाते हैं ds पे, ये वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर होता है, ठीक है। तो जो आपका p है वो क्या हो गया, पावर रिक्वायर्ड बाय मशीन, और m डॉट क्या है, फीड रेट टू द मशीन, kr क्या है, रिटिंजर्स कांस्टेंट, एंड ds a बार क्या है, यानी जिसके नीचे a लिखा हुआ है ये आपका है वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर ऑफ फीड। ये फीड वाला इधर है और प्रोडक्ट का हमने b से डिनोट किया है, तो ये वाला आपका ये प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है, वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर। किक्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किक्स लॉ क्या कहता है, वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लॉगरिथम ऑफ इनिशियल डाया अपॉन फाइनल डाया। इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, P अपॉन m डॉट इक्वल्स टू k ln कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो k क्या डिनोट कर रहा है, k आपका किक्स कांस्टेंट डिनोट कर रहा है, कैपिटल D आपका इनिशियल डायामीटर है, स्मॉल d आपका फाइनल डायामीटर है, ठीक है। तो ये इससे जो इसका रेशियो है ना इनिशियल डाया और फाइनल डाया का, तो इससे आप एक चीज समझ में आ गई कि जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी ना वो सेम होगी। 100 mm का अगर हमने पार्टिकल लिया या सॉलिड लिया, उसको हमें 50 mm में तोड़ना है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो सेम होगी 12 mm के पार्टिकल को तोड़ने के लिए जो 6 mm का प्रोडक्ट बना रहा होगा। किक्स लॉ मोर एक्यूरेट देन रिटिंजर्स लॉ फॉर कोर्स क्रशिंग, यानी रिटिंजर्स लॉ से ज्यादा एक्यूरेट है आपका किक्स लॉ। अब नेक्स्ट एक और लॉ आता है जिसको हम कहते हैं बॉन्ड्स लॉ। तो बॉन्ड्स लॉ जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन आपका रिटिंजर्स लॉ एंड किक्स लॉ, यानी इन दोनों के बीच का लॉ है। सो बॉन्ड लॉ क्या कहता है कि वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टिकल ऑफ अ साइज, यानी किसी पार्टिकल को साइज डीपी में तोड़ने के लिए जो वर्क चाहिए वो क्या होगा, वेरी लार्ज फीड, यानी बहुत ढेर सारा हमने फीड डाला है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपके स्क्वायर रूट ऑफ द सरफेस टू द वॉल्यूम रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। यानी इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, P अपॉन m डॉट इक्वल्स टू KB अपॉन अंडर रूट DP। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि वर्क रिक्वायर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन अंडर रूट DP, ठीक है। तो DP जो है आपका वो पार्टिकल साइज है, KB जो आपका है वो बॉन्ड कांस्टेंट है। ये जो बॉन्ड कांस्टेंट है ये आपका डिपेंड करेगा मशीन के टाइप पे कि किस तरह की मशीन है और मटेरियल कैसा आपको क्रश करना है, उस पर भी आपका बॉन्ड कांस्टेंट डिपेंड करेगा। और ये जो बॉन्ड्स लॉ है ये मोर रियलिस्टिक है, यानी हमने 3 लॉ पढ़ लिए, किक्स लॉ, रिटिंजर्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ। तो सबसे बेस्ट लॉ आपका हो गया बॉन्ड्स लॉ, फिर उसके बाद में आपका किक्स लॉ, फिर थर्ड नंबर पे आपका रिटिंजर्स लॉ आएगा। जो बॉन्ड्स लॉ है वो आपका इंटरमीडिएट है किक्स लॉ का और आपके रिटिंजर्स लॉ का। अब यहाँ KB की वैल्यू भी एक दी होती है, ठीक है, ये आपको पता ही होता है, और इसके बेस पे आप फॉर्मूला लिखते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या क्वेश्चंस का वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो है इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में पूछ देंगे, कैसे पूछेंगे, KB लिखेंगे और x इंटू WI लिख देंगे और फिर पूछेंगे x की वैल्यू कितनी होती है। तो x की वैल्यू आपको याद रखना है कि 0.3162 होती है, या फिर ये अंडर रूट वाली वैल्यू याद रखना है, क्योंकि इसका रूट निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा 0.3162, ठीक है। तो DP जो है वो आपका डायामीटर है, mm में होगा, पावर आपकी किस में होगी, किलोवाट में होगी ऑब्वियसली, और जो ये आपका फीड रेट है m डॉट, ये किस में होगा, टन्स पर आवर्स, कितने आवर्स में आपने कितना टन उस मशीन में डाला। और WI वर्क इंडेक्स है, इसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये वर्क इंडेक्स के बारे में। वर्क इंडेक्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर्स पर टन ऑफ द फीड, यानी ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी को डिफाइंड कर रहा है किलोवाट आर पर टन ऑफ द फीड में, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस अ वेरी लार्ज फीड टू सच अ साइज दैट 80% ऑफ द प्रोडक्ट पासिस थ्रू अ 100 माइक्रोमीटर स्क्रीन। यानी ये क्या बता रहा है हमें कि एक तो पहला ये एनर्जी को डिफाइन कर रहा है कि कितना अमाउंट हमें एनर्जी चाहिए, और जो बड़ा साइज के हमने पार्टिकल्स डाले ना तोड़ने के लिए, तो वो अगर पार्टिकल हमने तोड़े तो उसमें से 80%, ठीक है, 80%, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देंगे कितने परसेंट प्रोडक्ट 100 मैच से पास हो जाने चाहिए, तो आपके 80% जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका 100 माइक्रोमीटर की स्क्रीन से पास हो जाए, वहां पे हम वर्क इंडेक्स का यूज करते हैं। 80% प्रोडक्ट पासेस थ्रू द मैश ऑफ साइज DPB, ठीक है। अब ये DPB को भी हम कैसे लिखेंगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, P अपॉन m डॉट इक्वल्स टू वर्क इंडेक्स का, यानी KB का हमने पूरा वैल्यू लिख दिया 0.3162 WI इंटू 1 अपॉन अंडर रूट DPB माइनस 1 अपॉन अंडर रूट DPA। ड्राई ग्राइंडिंग और वेट ग्राइंडिंग में क्या रिलेशन है वर्क इंडेक्स का, तो ड्राई ग्राइंडिंग का जो वर्क इंडेक्स है वो हम निकालेंगे वेट ग्राइंडिंग के वर्क इंडेक्स को 4/3 से मल्टीप्लाई करके। टाइप्स ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स पढ़ने से पहले हम लोग क्या थोड़ा जनरल टर्म समझ लेते हैं, क्रशर क्या है, ग्राइंडर क्या है, कटर क्या है। तो क्रशर क्या करता है, ब्रेकिंग लार्ज पीस इनटू स्मॉल लम्प्स। सबसे साधारण सा उदाहरण जो है आपका वो आपका खुद का मुंह है, भाई काजू बादाम आपने मुंह में डाला, दांतों से दबाया, दांतों से दबा दबा के चुई किया आपने, तो क्या होता है कि बड़े साइज छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, क्रशर कहलाएगा। अब क्रशर को भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, प्राइमरी क्रशर और सेकेंडरी क्रशर। तो प्राइमरी क्रशर में जो प्रोडक्ट साइज होगा वो 150 mm से 250 mm के बीच होगा, और ये सेकेंडरी
क्रशर का क्या है, यहाँ से फीड इसका मिलता है, मतलब सेकेंडरी क्रशर का फीड जो है वो प्राइमरी क्रशर से आएगा। यानी पहले आपका प्राइमरी क्रशर लगेगा, उसका प्रोडक्ट साइज 150 mm से 250 mm टूटने के बाद में हम सेकेंडरी क्रशर का यूज करेंगे, जहां पे प्रोडक्ट साइज आपका 6 mm होगा। ठीक है, जब ये 6 mm हो गया तो अब हमें किस चीज की जरूरत है, ग्राइंडर की जरूरत है। ग्राइंडर क्या करता है, अब उसको क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी क्रश फीड टू पाउडर। इंटरमीडिएट ग्राइंडर का जो प्रोडक्ट होता है वो पास करता है 40 मैश स्क्रीन, यानी 40 मैश स्क्रीन से जो पास हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वो आपका प्रोडक्ट होगा इंटरमीडिएट ग्राइंडर में। फाइन ग्राइंडर कौन सा होगा, फाइन ग्राइंडर में जो प्रोडक्ट होता है मोस्ट ऑफ विच पास 200 मैश, यानी फाइन ग्राइंडर में 200 मैश से पास हो जाएगा। यानी नीचे आप छन्नी से छानेंगे 200 मैश की, तो क्या होगा, नीचे में जो पाउडर छन के जाएगा वो आपका फाइन ग्राइंडर में आएगा। ठीक है, फिर होता है अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स, जिसमें फीड पार्टिकल साइज, यानी जो फीड डाल रहे हैं वो लेस देन 6 mm होगा, और जो प्रोडक्ट साइज होगा वो 1 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक का होगा। कटर का तो बहुत घर में आप लोगों ने नाम सुना, नेल कटर कहाँ है भाई, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तो नेल कटर किस लिए यूज करते हैं, नेल कट करने के लिए, और चाकू का यूज करते हैं, फ्रूट कट करने के लिए, कैंची का यूज करते हैं, कपड़ा कट करने के लिए। तो क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल साइज एंड शेप डिफाइंड होता है, तो वो कितनी लेंथ का होता है, 2 to 10 mm लेंथ होनी चाहिए, तभी वो कटिंग हो पाएगी। अब यहाँ तक का कटर तक का हम लोगों ने समझ लिया। तो अब जो साइज रिडक्शन मशीन है उनके कौन कौन से नेम है और क्या क्या है, कौन कौन सी मशीनें हैं अवेलेबल आपके इंडस्ट्री में और अलग अलग नाम से हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इन मशीनों को अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रशर क्या है, कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स के लिए हम क्रशर यूज करते हैं, जिसमें पहला क्रशर नाम आता है जॉ क्रशर का। जॉ क्रशर, आपका खुद का मुंह देखिए भाई, 2 जॉ है ना आपके, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक मूवेबल एक फिक्स है, तो इसी तरह जॉ क्रशर का भी यूज होता है। तो पहला हो गया ब्लैक जॉ क्रशर, दूसरा हो गया डॉग जॉ क्रशर, दूसरा क्या है जाइट्री क्रशर, तीसरा क्रशिंग रोल, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर क्या करते हैं, अब कोर्स हो गया, फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। अब फाइन पार्टिकल को हम इंटरमीडिएट और फाइन पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्राइंडर का यूज करेंगे। तो ग्राइंडर के लिए कौन सी मशीन पहले आती है, हैमर मिल्स, फिर दूसरी आती है रोलिंग कंप्रेशन मिल्स। रोलिंग कंप्रेशन मिल्स में 2 तरह की हैं, बाउल मिल्स है और दूसरी है रोलिंग मिल्स। तीसरा क्या है ग्राइंडर में, एट्रिशन मिल्स। चौथा क्या है, रिवॉल्विंग मिल्स। रिवॉल्विंग मिल्स में बहुत ढेर सारी आएंगी, रोड मिल आ गई आपकी, बॉल मिल आ गई, पेबल मिल इसकी कई मॉडिफाई रूप है, ट्यूब मिल हो गई। अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर क्या है, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर में भाई हैमर मिल ही आएगी, बट अब क्या है उसमें मॉडिफिकेशन हो चुका है। तो हैमर मिल जो मॉडिफिकेशन के साथ यूज होगी वो आपकी अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर में पहले नंबर पे आएगी, यानी जिसका नाम है हैमर मिल विद इंटरनल क्लासिफिकेशन। दूसरी कौन सी है, फ्लूइड एनर्जी मिल। तीसरी एजिटेटेड मिल्स। और अब बात करेंगे कटिंग मशीन की। कटिंग मशीन में नाइफ यूज करते हैं, कटर यूज करते हैं, डाइसर यूज करते हैं और स्लिटर्स यूज करते हैं। तो ये अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको जितने भी क्रशर हैं, जॉ क्रशर है, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। ज्यादा टाइम नहीं होगा बिकॉज शॉर्ट नोट्स है, तो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से ही प्रिपेयर कराऊंगी, पर पूरा आपको एकदम निचोड़ मिलेगा। जितना आप इसको पढ़ेंगे ना उतना ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए।